दोस्तों नमस्कार। 2-3 दिन से कई सारे मैसेज मेरे क्लास के ग्रुप में भी, अपने ग्रुप मेंबर भी, और दूसरे जो ग्रुप है मेरे मेडिसिन वाले जो ग्रुप हैं उसमें भी, और पर्सनली भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो रेड हमें देखने को मिल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स पे, या बहुत सारे अखबार की कटिंग वगैरह भी लोग भेज रहे हैं, ये आखिर क्या है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन किया हुआ है तो फिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, या हम ऐसा क्या करें कि हमारे साथ ऐसा ना हो? देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अगर आप ऑथेंटिक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की लॉबी है वो फिलहाल बहुत अग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। केवल आप लोग ही नहीं, प्रॉपर आयुर्वेद करने वाले लोग भी अगर कहीं लिख दिया कि मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ तो उस पर भी नोटिस जा रहे हैं। जैसे सिद्धू जी पे देखिए, अभी 8,500 करोड़ रुपए का नोटिस गया है, सिर्फ इसलिए उन्होंने बता दिया कि अपने पत्नी का ट्रीटमेंट उन्होंने नेचुरल तरीके से किया है। नेचुरल तरीके से उनका पेट स्कैन रिवर्स हो गया, अब कैंसर की सेल उनको नहीं दिख रही है। इस पे भी एक पूरी लॉबी, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर्स की लॉबी ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस की लॉबी ने बहुत बड़ा नोटिस उनको भेजा है। हालांकि ये कोई लीगल नोटिस नहीं है, केवल उनकी तरफ से एक वकील को माध्यम बना के भेजा गया है, जिसका कोई मायने नहीं है। केवल लोगों को डराने के लिए और लोगों के मन में ये डर बैठाने के लिए कि ये तो लीगल नोटिस भेज दिया, सिद्धू जी ने झूठ बोला है। और सिद्धू जी की छवि ऐसे बोलने वाले की है, तो ये सब इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी जो नेचुरल पैथीज हैं, होम्योपैथी है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, बहुत बड़ा रोड़ा इन लोगों के सामने बन रही है, खासकर कैंसर वाले केस में, पेन वाले केसेस में, जहां बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, एक तो विद इन बाउंड्री, विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन आप काम करिए। आप कोई ऐसा अपने बोर्ड पे चीज़ें मत लिखवाइए, ऐसा एक्सपर्टीज बनने की कोशिश मत करिए, खासकर वो 40-45 डिजीज जो मॉडर्न मेडिकल ने इनक्यूरेबल बता रखी है। माइग्रेन तक भी इनक्यूरेबल बता रखा है उस पे, या पाइल हो गया, आप उसको नहीं लिख सकते कि मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ और बिना ऑपरेशन ठीक कर सकता हूँ। मतलब इस पे नोटिस आ सकता है, हम कर सकते हैं, करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस पे नोटिस आ सकता है। या आपके बराबर में बैठा हुआ कोई सर्जन है या कोई एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, जिसके पास डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं, या पेन के बहुत सारे पेशेंट जाते थे किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास, वो अब नहीं जा रहे हैं आपका क्लिनिक खुलने से। इवन होम्योपैथ भी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा होम्योपैथ है जो, जिसके आसपास में आप हैं और आपकी मेडिसिन तेजी से काम कर रही है, जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, और 2-4 पेशेंट ने या किसी तरीके से उसको फीडबैक मिल गया, तो वो कोशिश करेगा कि आपके साथ कोई ऐसा कानूनी एक्शन या इस टाइप की चीज़ें हों। तो पहली तो किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी को कम नहीं बताना है, अपने को बहुत ऊपर नहीं, चुपचाप साइलेंटली काम करिए और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन अपने पास रखिए अपने क्लिनिक पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को जो इंजेक्शन यूज़ करने, भले ही आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जब पैथी अभी रजिस्टर्ड नहीं है, केवल कंडीशनली हमें कुछ काम करने की परमिशन मिली है, और इंजेक्शन जैसी आप सोफिस्टिकेटेड चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, भले ही आपके जो फाइल है उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन वो नहीं मानेंगे उसको, वो उठा के ले जाएंगे और वहाँ आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं। इंजेक्शन कैसे अलाउड हो सकता है एक ऐसी पैथी में जिसको अभी कंप्लीटली केवल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने की परमिशन भी नहीं है? रिसर्च के नाम पे कुछ काम कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए आप। मैं साफ बोलूँगा, चाहे किसी फार्मेसी वाले को बुरा भी लग जाए, लेकिन इंजेक्शन जैसी चीज़ें ना आप बनाइए, ना प्रैक्टिशनर को दीजिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई देशव्यापी आंदोलन चल गया तो पूरा का पूरा मैटर जितना भी बनाया वो सब खराब हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और किसी भी मेडिकल आपके जो सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, उस पर सर्जरी वर्ड का यूज़ मत करिए। अभी तो ना पैथी बनी है, ना कोई इसका ऐसा कोई रूलिंग आया है, तो मैं बोलूँगा कि केवल साइंस और इस टाइप के वर्ड ही यूज़ करें, जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड साइंस, या इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन एंड साइंस। सर्जरी
और बैचलर जैसे शब्दों का यूज़ ना करें। आपके सर्टिफिकेट पे वो सब लिखे हैं तो उनको चेंज करा लीजिए। एक बात यह है। दूसरी बात है कि अगर आप ऐसे क्लेम करने लगेंगे जो एक्चुअल में थोड़े लुभावने ज़्यादा लगते हैं, या वही जो मैंने आपको बताया, आपके आसपास बैठे हुए होम्योपैथ या मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं उनको बुरी लग जाए, या उनको लगे कि स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है जैसी ये बना रहा है, तो फिर वो कुछ गड़बड़ होगी। दूसरा एक और मैं बोलूँगा, आप लोग थोड़ा सब पढ़िए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, थोड़ा साइंस में जाइए। एक टाइम था जब होम्योपैथी में भी, आयुर्वेद में भी जब मान्यता नहीं मिली थी, कम पढ़े लिखे लोग भी काम करते थे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी ऐसा है। साइंस ग्रेजुएट तो छोड़िए, नॉर्मल ग्रेजुएट लोग भी नहीं हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब निकलती हैं कई बार तो 8वीं और 10वीं पास लोग, और डिग्री पीछे सर्टिफिकेट लगा है बैचलर इन इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और एकेडमिक्स में 10th भी नहीं है वो, ये 10th ही है बस, साइंस का कोई नाम नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो केवल कोई सर्टिफिकेशन बेस पे ही काम करना चाहिए। उनको तो डिप्लोमा डिग्री का कोई सर्टिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए उनके पास। डिग्री तो हो ही नहीं सकती है जब तक यूजीसी से कोई ऐसा चीज़ें नहीं आती हैं, तब तक डिग्री नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी अपनी इम्प्रूव करिए, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस पे मेडिसिन को स्टडी करिए। जब कोई आपसे मिलने आए उसके साथ अच्छे से बात करिए, उसको लगे कि हाँ इसको ज्ञान है। अपनी वोकेबलरी, मेडिकल वोकेबलरी इम्प्रूव करिए, और बहुत सारा पोर्ट्रेट ऐसी चीज़ें को वहाँ क्लिनिक पे ऐसी चीज़ पे नहीं रखिए। दूसरा, हाइजीन, साफ सफाई को मेंटेन रखिए। एक अच्छा डस्टबिन आपके पास हो, जैसे अभी एक कटिंग में आया था कि बायो वेस्ट का कोई मैनेजमेंट नहीं था। एक अच्छी डस्टबिन हो, उसमें एक ब्लैक पॉलीथीन हो, जो भी कुछ दिन में खाली हुआ वो बंद करके फेंक दो, अगले दिन फिर खाली वहाँ पे रख दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हो, साफ सुथरी जगह रखेंगे, और दूसरा, दूसरे लोगों को चिढ़ाएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपने पास रखिए, उसका प्रिंट आउट रखिए अपने पास। और जो कोई कोई अगर आपके पास आता भी है तो उसको बहुत पोलाइटली बात करिए। और ऑफिसर जब आता है तो एटिकेट या जो भी अपनी संस्कार आप बोलिए, वो कहते हैं कि आप उनको बैठने की जगह दीजिए। अपनी कुर्सी भी खाली कर सकते हैं, बैठिए। वैसे लीगल टर्म भी यही कहते हैं कि आप उसको बैठने की जगह अच्छे से दीजिए, पोलाइटली बात करिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके जवाब दीजिए। जहां आप फंस रहे हैं उनको बोलिए ठीक है सर, मैं जवाब देता हूं आपको 1 दिन में या 2 दिन में, जैसा भी स्थिति बनती है। रूडली तो बिहेव करने का कोई मतलब बैठता ही नहीं है। और वो चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए जो किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। इंजेक्शन तो होम्योपैथी में नहीं है, आयुर्वेदा में नहीं है, हमारे पास अभी कैसे हो सकता है जब कंडीशनली अप्लाइड है, कंडीशनली रिकग्निशन मिला है। रिकग्निशन कह भी नहीं सकते, कंडीशनली एक परमिशन है काम करने की बस। कुछ लोगों को पढ़ाने की परमिशन है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा पा रहे हैं इसी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एजुकेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल अपनी पैथी में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे लगाइए कोई आरटीआई आपको मिल जाए जिसमें वो लिखते हैं कि भाई ये हमारे परव्यू में नहीं आता है, मतलब वो उनके अंडर में नहीं आता है। कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग एक्चुअल में इंटेरोगेट भी नहीं कर सकते, ना उस पर रेड कर सकते हैं। लेकिन रेड होगी कब? रेड होगी जब जब आप पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। दूसरा, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इतनी सारी दवाइयाँ अपने पास रखते हैं, लोग पढ़ा भी रहे हैं, 450 ml के पूर्ण में इतनी सारी शीशियाँ रख लीजिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको कोई फॉर्मुलेशन बना के रखने हैं अपने पास तो 30 ml और 100 ml की फाइल को प्रीफर करिए। इवन होम्योपैथ में भी एक फिजिशियन को इतना ही अलाउड रहता है, 450 ml के मदर टिंचर के अलावा और कुछ नहीं रखता है वो अपने पास में, वो भी कुछ सिलेक्टेड मदर टिंचर, नहीं तो सब 30 ml और 100 ml की प्रिपरेशन में ही रहता है। आपके पास कोई फॉर्मुलेशन है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है जो आपको लगता है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको भी 30 ml में, 100 ml में आप रखिए अपने पास। और जो आपके पास 38 ओरिजिनल मेडिसिन है उनको रखिए डाइल्यूशन में, D3 में, D5, D4, D6, D10, ये तो आपका अधिकार है, इनको आप रख सकते हैं अलग अलग डाइल्यूशन में। दूसरा,
आप हायर जो डाइल्यूशन है 30 है 200 ही है या 1000 है उनकी भी किट रख सकते हैं। तो मुश्किल से ये 10 किट बैठेंगी आपकी सभी मिला के 38 मेडिसिन की। और 4 5 6 कॉम्प्रेस होते हैं जो मैं क्लास में भी बताता हूँ आपको। हेड कॉम्प्रेस है, स्पाइन कॉम्प्रेस है, पेन कॉम्प्रेस है, एब्डोमेन कॉम्प्रेस हो गया, या फेशियल कॉम्प्रेस हम मेलाज्मा के लिए यूज़ करते हैं। कुछ एक्सटर्नल प्रिपरेशन वो आप रक्षक होम्योपैथी में प्रैक्टिस करिए। कोई फॉल्स क्लेम मत करिए, या भले ही चाहे आपको पता है कि मैं सब 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ठीक कर दूंगा, लेकिन कई बार नहीं भी होती है। केस टू केस वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपकी बात पेशेंट कितनी मान रहा है वो भी डिपेंड करता है, वो परहेज कितना करता है वो भी डिपेंड करता है। तो ये सब आप सब करके रखिए तो आप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। फिर चाहे आप कैसे भी कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आज इसमें इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लीगली काम करिए। धन्यवाद।